Good morning, students. Today we are discuss class 11th 2D, two dimension geometry means coordinate geometry. आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन. इसमें क्या रहता है, आपने 10th क्लासेस में पढ़ा है. इसमें दो एक्सिस रहती है, ठीक है. दोनों एक्सिस क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर. एक एक्स एक्सिस और सेकंड आपकी वाई एक्सिस. तो सबसे पहले है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन 2D. इसको हम प्लेन ज्योमेट्री भी कहते हैं, प्लेन ज्योमेट्री. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट क्या होगा, लेट्स सपोज आपके पास एक पॉइंट है x, y. तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये क्या आएगी आपकी x, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या आएगी y. तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. ये आपको ध्यान रखना है. जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. और जो आपका y कोऑर्डिनेट आएगा किसी पॉइंट का, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. ठीक, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं. ये आपका x एक्सिस है, इसको हम x डैश से लिखते हैं, नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस. तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट. उसके बाद देखें नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, क्वाड्रेंट. इसमें जैसे पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, आर्गन प्लेन. अगर ये वाला क्वाड्रेंट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव. एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव. एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव. एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव. तो ये हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. ये एक्स डैश, एक्स वाई और वाई डैश. आई बात समझ में. जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा भी बोलते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ये वर्डिंग आपको ध्यान रखनी है, एब्सिसा. और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं. ठीक है, तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, ऑर्डिनेट. ठीक है, तो अगर कहीं भी बोला जाए कि इस पॉइंट का एब्सिसा ये है, मींस वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और ऑर्डिनेट मींस वो वाई कोऑर्डिनेट है. अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. लेट्स सपोज हमारा ये पॉइंट है ए, x1, y1. सेकंड पॉइंट है हमारा b, x2, y2. तो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी क्या आएगी, ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा हमारा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहां बाहर प्लस माइनस का साइन नहीं रहेगा. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. अगर किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो लिखें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए x1, y1 फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टेड पॉइंट रहता है, ये 0, 0 वाला. लेट्स सपोज हमारा ए पॉइंट ये है x1, y1. तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगी, तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगी इसकी, ओ ए है वो क्या आएगा, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. अभी नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला टू टाइप के होते हैं. पहला है हमारा इंटरनल सेक्शन और सेकंड है हमारा एक्सटर्नल सेक्शन. लेट्स सपोज हमारा पॉइंट है x1, y1. बी पॉइंट है हमारा x2, y2. तो हमारा यहां पर एक सी पॉइंट है, उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. जो ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है.
तो देखिए सी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखने हैं। एम को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और एन को इससे, तो सी के कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस। आई ये बात समझ में, ए और बी को एम रेशियो एन में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस टाइप से लिखे जाएंगे। फॉर्मूला कैसे यूज करना है उस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है हमारा एक्सटर्नल सेक्शन, एक्सटर्नल डिवीजन, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे हमारे पास ए पॉइंट है x1 कोमा y1, बी पॉइंट है हमारा x2 कोमा y2। अब की बार जो सी पॉइंट है वो कहां है, बी के उस साइड है, ठीक है, या ए के इस साइड है। तो ये वाला जो रेशियो है ये वाला m है और ये वाला है n है। अभी भी सेम वैसे ही m को किससे मल्टीप्लाई करना है, x2 से, और n को x1 से, बट बीच में जो साइन आएगा वो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n कोमा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n अपॉन m माइनस n। अगर आपके पास जनरली कोई भी क्वेश्चन आता है आपको, और क्वेश्चन में आपको जैसे बोला जाता है कि a और b पॉइंट गिवन है आपको 2,3, ए और ए पॉइंट इज 2,3 एंड बी इज -1,4, फाइंड द कोऑर्डिनेट हुज डिवाइड ए बी इन 2:3, 2:3। तो आपको ए बी को जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। तो आपके लिए ये बन गया m और ये बन गया n। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सी के कैसे बताने हैं, 3 इंटू 2, ठीक है, ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है, और 2 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3, सॉरी, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट फिर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 बाय 2 प्लस 3। तो ये क्या बन गया, 6 माइनस 2 4 बाय 5 कॉमा ये क्या हो गया, ये 3 इंटू 3 था, ये कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो 9 प्लस 8 17 बाय 5। अभी देखें हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 7। अभी हमने लाइन नहीं पढ़ी है, ये एक्स वाई में एक इक्वेशन है। फाइंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, तो हम मान लेते हैं ये वाली लाइन है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 7, और ये पॉइंट हमारा a है -2,4, और ये पॉइंट है b 3, ए बी को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम सबसे पहले यहां पर सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको रेशियो निकालना हो तो हमेशा k रेशियो 1 लेके चलना है आपको, क्या, k रेशियो 1। तो इसके अकॉर्डिंग k को 3 से, तो c के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपको, 3k प्लस 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -5k प्लस 4 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। और ये पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं और कैलकुलेशन करता हूं। तो 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 -2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट यहां पे पुट किया, -5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 7। अब इसको सोल्व करने की हम ट्राई करते हैं। 3k माइनस 2 माइनस प्लस 10k माइनस 4 टू द 8। पूरी इक्वेशन को मैंने k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 7k प्लस 7k प्लस 7, k प्लस 1 इस साइड चला गया, तो 3k प्लस 10k क्या होगा, 13k। इस 7k को इधर लेके आ गया माइनस का 7k, और ये क्या हो गया
8 2 10 माइनस का उधर जाएगा तो 7 प्लस 10, तो ये क्या आ गया 6k इक्वल टू 70। क्या है हमारे पास 6k इक्वल टू 70। k की वैल्यू क्या है 17/6। तो हमारा जो ये रेशियो है ये क्या था k रेशियो 1 मीन्स 17/6 रेशियो 1, तो 17/6। तो हमारा आंसर क्या आया 17/6। देखिए कैलकुलेशन हमने सही किया है क्या 13 माइनस 7 और 6 के आई बात समझ। अभी देखिए हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है जिसके 3 वर्टेक्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको कैसे ध्यान रखना है 1/2 y1 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1। यहां तक लिखिए। अभी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, 1 और 2 है तो यहाँ पे x3, 2 और 3 कौन रह गया रिमेनिंग 1, तो x1 और 3 और 1 x2। तो अभी हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ 1/2 x3 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। ये सीक्वेंस मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपकी कोई साइंस की गलती ना हो, जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और सेकंड आपके पास इसको लर्न करने का तरीका है डिटरमिनेंट मेथड से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। जैसे x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका जो भी आंसर आए हम प्लस ही लिखेंगे। अब ट्राइंगल के बारे में बाकी डिटेल्स देखिए। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ मीडियन। मीडियन का जो इंटरसेक्टेड पॉइंट होता है वही हमारा सेंट्रोइड होता है। और ये सारी चीजें मैं एक ही फॉर्मूले में आपको सोल्व करवा दूंगा। सेकंड हमारा आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या रहता है हमारा इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्शन। एंगल बाइसेक्शन जो ट्राइंगल के होते हैं उनका जो इंटरसेक्टेड पॉइंट होता है उसको कहते हैं इन सेंटर। थर्ड है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर होता है वो क्या रहता है हमारा इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्शन। अब देखें एंगल बाइसेक्शन होता है वो तो क्या होता है जैसे ये वाली साइड है, इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, इसको भी बाइसेक्ट। तो ये तो है हमारा इन सेंटर। और परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्शन क्या है वो चीज देखें। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्शन, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्शन ये रहता है, आपने ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन में ऐसा खूब किया होगा। जैसे बीसी है इसका साइड बाइसेक्शन, एसी का साइड बाइसेक्शन, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है सरकम सेंटर है। आई बात समझ में। लास्ट है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, ये हमारा था सेंट्रोइड। तो ये आपको डेफिनेशन इनकी ध्यान होनी चाहिए। मीडियन क्या होती है इस वर्टेक्स से सामने की साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको ध्यान होनी चाहिए। हम आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन डेफिनेशन से करेंगे। अभी मैं आपको ट्राइंगल के ये सारे जो पॉइंट्स हैं सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इनके आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं। वो फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने। ये आपका ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, b आपका है x2 y2, c है आपका x3 y। आपको एक कंप्लीट फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपका ये पॉइंट P है, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 कोमा k1 y1 प्लस k2 y2 प्लस k3 y3 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3।
आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, समेशन KI डॉट XI अपॉन समेशन KI, कॉमा समेशन KI डॉट YI अपॉन समेशन KI। अब देखें कि ये कब सेंट्रोइड बनेगा, कब सरकम सेंटर बनेगा, कब इन सेंटर बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपने लिखा, अब इस साइड में यहां पे लिखा, सेंट्रोइड कब होगा ये, इफ KI इक्वल टू 1 मीन्स K1 K2 और K3 तीनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो। सेकेंड चीज, इन सेंटर कब होगा ये, जब आपका K1 इक्वल टू A, K2 इक्वल टू B एंड K3 इक्वल टू क्या होगा, C। मीन्स KI आपका क्या हो, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और थर्ड आपका क्या है, सरकम सेंटर कब बनेगा ये, सरकम सेंटर, तो उस टाइम आपका K1 बन जाएगा sin 2A, K2 बन जाएगा आपका sin 2B और K3 क्या बन जाएगा आपका sin 2C। तो KI आपका क्या बन जाएगा, sin 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। और आपका फोर्थ है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कब होगा, जब आपका K1 क्या होगा 10A, K2 आपका क्या होगा 10B और K3 आपका क्या होगा 10C। KI आपका क्या लिख सकते हो, 10 एंगल ऑफ ट्राइंगल, मतलब 10 में एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब देखें समझें, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। बाकी अगर सेंट्रोइड है तो KI की वैल्यू 1 है, अदरवाइज इन सेंटर है तो KI साइड ऑफ ट्राइंगल है, सरकम सेंटर है तो KI साइन 2 इंटू एंगल ऑफ ट्राइंगल है, और ऑर्थो सेंटर है देन KI 10 एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं और कैसे ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे दिए, जैसे ए है x1 y1 सॉरी 2D ही पढ़ रहे हैं हम, x2 y2, C है आपका x3 y3। ए के जस्ट सामने की साइड है वो A होगी, B के जस्ट सामने की साइड B होगी और C वर्टेक्स के सामने की साइड स्मॉल c होगी। ये वाला एंगल A डिग्री, ये B और ये आई बात समझ। अब कोई मेरे को इन सेंटर लिखने की बात करे तो इन सेंटर में KI क्या था हमारा, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन K1 K2 K3 A1 प्लस B प्लस C कोमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। इसी तरीके से अगर मेरे से कोई बोल दे ऑर्थो सेंटर लिखे तो कैसे लिखेंगे, x1 10A प्लस x2 10B प्लस x3 10C अपॉन 10A प्लस 10B प्लस 10C कॉमा y1 10A प्लस y2 10B प्लस y3 10C अपॉन 10A प्लस 10B प्लस 10C। आई बात समझ में यहां तक? ये सारी सिंपल सी बात है। फिर एक रहता है ट्राइंगल में एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है वो समझो। एक्स सेंटर क्या होता है, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी जिसके वर्टेक्स है x1 y1, ये बी वर्टेक्स है x2 y2, सी है वो x3 y, x3 y। तो इन सेंटर रहता है वो तो क्या रहता है, इनर एंगल बाइसेक्शन का इंटरसेक्टेड पॉइंट रहता है। और जो एक्स सेंटर रहता है वो क्या रहता है, एक तो इनर एंगल बाइसेक्शन रहता है आपका, और दो रहते हैं वो क्या रहते हैं, ये रहे
आउटर एंगल बाइसेक्शन। तो ये जो सर्किल बना, इसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं एक्स सेंटर। इसके जो वर्टेक्स आएंगे वो कैसे आएंगे आपको ध्यान रखने हैं। ये 3 होते हैं, जैसे इस साइड ए वर्टेक्स के सामने वाला, सी के सामने इस साइड होगा और बी के सामने इस साइड होगा। आई बात समझ? तो ए के सामने जो है इसका कैसे लिखेंगे, तो -a(x1) प्लस b(x2) प्लस c(x3) अपॉन -a प्लस b प्लस c, कॉमा -a(y1) b(y2) प्लस c(y3) अपॉन -a प्लस b प्लस c। तो इसको आपको कैसे ध्यान रखना है, जिस वर्टेक्स के सामने वाला एक सेंटर कैलकुलेट कर रहे हैं उसका साइन माइनस लेंगे, उस साइड को क्या ले लेंगे, माइनस। जैसे ये लिखना है मेरे को, तो मैं कैसे लिखूंगा, C के सामने है तो ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c, कॉमा ay1 by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस b माइनस c। इसी तरीके से अगर ये लिखेंगे तो मैं क्या लिख दूंगा, इस तरीके से ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट। तो आई बात समझ में, एक्स सेंटर होता है वो क्या रहता है, एक इनर एंगल बाइसेक्शन और 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्शन रहते हैं, तो उनका इंटरसेक्टेड पॉइंट को एक्स सेंटर कहते हैं। एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी एक होता है, सरकम सेंटर भी एक होता है, ऑर्थो सेंटर भी एक होता है, लेकिन एक्स सेंटर कितने होते हैं, एक ट्राइंगल के 3 होते हैं, हर एक वर्टेक्स के सामने होता है, और जिस वर्टेक्स के सामने होगा उस वाली साइड को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात लिखें, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। ये किसी भी ट्राइंगल हो जाए ये हमेशा एक ही लाइन पे होंगे। आपका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर हमेशा एक ही लाइन। आप इसको ऐसे ध्यान रखें, OCC, OCC, सेंट्रोइड हमेशा बीच में होगा। सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। हम इस पे बेस्ड आगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। क्या ध्यान रखना है आपको, OCC, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर। सेंट्रोइड बीच में आएगा, कोई भी ट्राइंगल हो हमेशा ये कोलिनियर रहते हैं। अब नेक्स्ट बात लिखेंगे कुछ, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल या इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सबको ध्यान है, उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर सेम होते हैं, मींस कोइंसिडेंस होते हैं, एक ही पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट होता है, वही हमारा क्या है, सेंट्रोइड है, वही सरकम सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है और वही सेंट्रोइड है। तो जो अभी फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें सबसे आसान कौन निकालना, फाइंड आउट करना था, सेंट्रोइड, जिसका फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3। तो अगर हमें पता चल जाए कि एग्जाम में ये ट्राइंगल जो गिवन है ABC, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमसे पूछा है ऑर्थो सेंटर बताए, तो हम ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके x1 10a प्लस x2 10b, ये वाला ना यूज करके हम डायरेक्ट इसके थ्रू निकाल देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बिकॉज हमें पता है कि इस ट्राइंगल में वही पॉइंट सेंट्रोइड है, वही ऑर्थो सेंटर है, वही सरकम सेंटर है। तो आई बात समझ में, तो कंपटीशन में ऐसे ध्यान रखनी है। आपको पूछेगा ऑर्थो सेंटर, लेकिन वो ट्राइंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपको कैलकुलेशन सिंपल हो। तो ये की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहता है, जो ऑर्थो सेंटर रहता है वो कहां रहता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर रहता है वो राइट एंगल वर्टेक्स पे रहता है। यहां पे राइट एंगल वर्टेक्स अगर बी है तो ऑर्थो सेंटर कहां होगा, बी वाला कोऑर्डिनेट है, यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। और सेकंड बात सरकम सेंटर, सेकंड बात सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या रहता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट रहता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट रहता है, एसी का मिड पॉइंट रहता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। देखो सेक्शन फॉर्मूले में अगर m और n की वैल्यू 1 1 होगी तो वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा। लिख लें x1, y1 और b आपका है x2, y2, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो जो हमें ए और सी का जो मिड पॉइंट है वही हमारा क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। तो ये की पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल में हम कैसे करेंगे। इनके अलावा अगर कोई और ट्राइंगल हो तो उसकी कैलकुलेशन उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन किस टाइप से गिवन है। अभी देखें हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ गिवन ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टेक्स 2, 4, 6, 4 एंड सी है वो 6, 10। तो सबसे पहला काम है हमारा ये ट्राइंगल चेक करना कि एबीसी जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का है। ए है वो है 2, 4, बी है वो है 6, 4 और सी है वो है 6, 10। तो अगर मैं इनकी देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ए बी है वो आपकी क्या आएगी 4 और बीसी है वो आपकी क्या आएगी, क्या आएगी, ये आएगी 6 आएगी। मींस इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है हमारा। अब मे भी ये क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए। तो एसी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 6 माइनस 2 16 और 10 माइनस, तो ये क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का। तो ये देखो 16 प्लस 36 रूट 52 आएगा और इसमें पीजीटी अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर पीजीटी अप्लाई हो रहा है तो हमें साफ सी बात है AC है वो हमारा हाइपोटेन्यूस है और AB और BC है, इनमें कोई एक परपेंडिकुलर है और कोई एक बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का इंटरसेक्टेड पॉइंट ही क्या होता है, राइट एंगल वर्टेक्स होता है। तो इसका ऑर्थो सेंटर तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि ऑर्थो सेंटर है वो क्या है, बी वर्टेक्स है। तो इस क्वेश्चन का ऑर्थो सेंटर क्या आएगा, इस क्वेश्चन में जो ऑर्थो सेंटर पूछा है इसका आंसर क्या आएगा 6, 4। कोई कैलकुलेशन नहीं। अब रही बात सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या आएगा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या आएगा, x1 प्लस x2 2 प्लस 6 बाय 2, y1 प्लस y2 4 प्लस 10 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये आ गया 4, 7। तो जो सरकम सेंटर पूछा है क्वेश्चन में ये क्या आएगा 4, 7। तो जो बड़े बड़े फॉर्मूले लिखवाए थे उनका इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने का हमें कोई मतलब नहीं है। वो फॉर्मूले इसलिए लिखवाए थे, आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास फॉर्मूला तो वो है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b, लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या आपका गिवन ट्राइंगल इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो हम लिख लेते हैं 0, 0, b जो हमारा वर्टेक्स है वो है 2, 0 और ये वाला वर्टेक्स है c वो 1,
अब आपका काम है डिस्टेंस निकाल के देखें। ए बी है वो क्या आएगी 2 आएगी, और बी सी है वो क्या आएगी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और √4 तो ये भी 2 आएगी। और ए सी है वो भी क्या आएगी 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस √3 प्लस 1 √4 तो ये भी 2 है। तो ये कैसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मीन्स इसका जो सर्कम सेंटर है वो वही होगा जो इसका सेंट्रोइड होगा। तो मैं क्यों ना सर्कम सेंटर निकाल के मैं इसका सेंट्रोइड ही निकाल लेता हूं और बता देता हूं कि वही आपका सर्कम सेंटर है। तो क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय, तो क्या आएगा हमारा ये 3/3 1 कॉमा √3/3। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 कॉमा 1/। तो इसका जो सर्कम सेंटर है क्वेश्चन में क्या आया 1 कॉमा 1/। कैलकुलेशन सिंपल हो, आई बात समझ में यहां तक। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 ऑफ 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात तो हमें समझना है कि स्लोप क्या होती है। ये है हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही है उस एंगल के टेंजेंट को ही स्लोप कहते हैं। तो स्लोप इसको जनरली एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या रहता है कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल के टेंजेंट को ही क्या कहते हैं स्लोप कहते हैं। मतलब जो एंगल है उसको टेन में पुट कर दो, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा स्लोप होगा। तो अगर 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, लेट्स सपोज हमारा पॉइंट ए है वो यहां पर है x1 y1, बी पॉइंट है वो यहां पर है x2 y2। मैंने पहले ही बताया था ये वाली डिस्टेंस क्या है x1 और ये वाली डिस्टेंस है वो y1। ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है x2, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है y2 है या नहीं। अगर मैं इनके नाम दे देता हूं, ये वाले पॉइंट का नाम दे देता हूं ए बी सी। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा या नहीं आएगा। तो अगर इस ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है x2 और उसमें से x1 माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस क्या आई x2 माइनस x1। यस या नो। ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है y2 और ये क्या है y1। तो जो BC है ये वाली डिस्टेंस क्या है y2 माइनस y2 माइनस। तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी में अगर tan थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो tan थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर BC बाय AC, और tan थीटा क्या आया y2 माइनस y1, BC की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन AC की वैल्यू x2 माइनस x1। आई बात समझ में। तो 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस की जो स्लोप होती है m की वैल्यू होती है वो क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखें एक क्वेश्चन लिखें, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स a -1,3 एंड b 2,3। तो अगर हम यहां पे m निकालेंगे तो क्या आएगा y2 माइनस y1। ये वाला पॉइंट मेरा मान लो x2 y2 है और ये वाला पॉइंट मेरा x1 y1। तो 3 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस माइनस, तो 0/3। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये पॉइंट है ये क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया। क्या मिल गया जो x एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होंगी वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएंगे 0, और tan 0 क्या होता है 0। तो स्लोप ऑफ
पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस इक्वल टू 0। सेकेंड बात, जो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, और tan 90 क्या होता है इंफिनिटी। और स्लोप ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो लाइंस क्या आएगा इंफिनिटी या 1/0। पैरेलल टू जो एक्स एक्सिस होगी उसको ऐसे भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। इन वर्डिंग में कंफ्यूज नहीं होता है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। और सेकंड, स्लोप ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लाइन। जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो ऑटोमेटिक वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन लिखें, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन whose making 30 degree angle with y axis। ठीक है, 30 डिग्री एंगल विथ y axis, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विथ y axis। ध्यान से समझिए, हमें स्लोप निकालने के लिए एंगल किसके साथ चाहिए x एक्सिस के साथ। एंगल किसके साथ गिवन है y एक्सिस के साथ। मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से जा रही होगी और एंटी क्लॉकवाइज, यही है ना, यस या नो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही है ना। ये देखो ये 30 डिग्री का एंगल, जबकि मेरे को तो एंगल ये वाला चाहिए। अगर ये थीटा मेरे को मिल जाए तो मेरा स्लोप निकल जाएगा। स्लोप क्या आएगा इस लाइन का 10, यस या नो। अगर यहां से यहां तक एंगल कितना है 90 और प्लस क्या हो गया 30, तो यहां थीटा की वैल्यू क्या है 90 प्लस 30, तो हमें जो tan थीटा है वो क्या आएगा स्लोप 90 प्लस 30, और tan 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट वर्टिकल लाइन। सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव और वर्टिकल लाइन में cot थीटा, cot 30 डिग्री। तो cot 30 मीन्स माइनस का 1/√। तो जो ये लाइन है इसकी जो स्लोप आएगी m की वैल्यू वो क्या आएगी -1/। अभी पॉइंट में हमारा लास्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। ये एज इट इज वैसा ही है जैसा हमने पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। अभी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो पोलर फॉर्म में कैसे करते हैं, उस पॉइंट की, जैसे ये पी पॉइंट है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस को हम आर लिख देंगे, और ओरिजिन और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर कोमा थीटा। यही इसकी क्या है पोलर फॉर्म है। पोलर क्या है पोलर फॉर्म। आई बात समझ में। अब आर है वो क्या है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा है वो क्या है, थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट एंड ओरिजिन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो हमारा थीटा है वो क्या है, गिवन पॉइंट और ओरिजिन को मिलाने वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही है वो हमारा थीटा। अब जैसा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था एज इट इज सारी चीजें सिंपल है। अभी यहां पे आप सिंपल सी चीजें समझें, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपसे कोई पूछ ले x, y में जो हम लिख रहे हैं ये है कार्टेशियन फॉर्म, ये है r, थीटा वाला है पोलर
तो आर तो हम क्या है उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल देंगे, लेकिन जो थीटा है वो कैसे निकालेंगे उस पॉइंट का, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है। अगर पॉइंट आपका x, y है तो सबसे पहले आपको थीटा आएगा वो tan इनवर्स mod y by x। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है तो आपका थीटा एज इट इज, सेकंड में है तो आपका पाई माइनस थीटा, अगर थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में है तो आपका 2 पाई माइनस थीटा। कहने का मतलब है पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में होगा हमारा थीटा भी उसी क्वाड्रेंट में होगा। आई बात समझ में? अब देखें, अगर पोलर फॉर्म को कार्टेशियन में और कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, कार्टेशियन टू पोलर, कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म, हमारा सबसे बेस्ट और सिंपल एग्जाम्पल 1 माइनस रूट 3। अगर 1 माइनस रूट 3 कहां पर है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा r, थीटा, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगी 2, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको मॉड जेड बोलते थे, 2 कॉमा थीटा क्या आएगा, थीटा क्या आएगा tan इनवर्स मोड माइनस का √3/1। तो ये मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है √3। तो थीटा क्या आ रहा है हमारा 60 डिग्री, सही लिख रहे हैं। तो 60 डिग्री, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, 60 मींस π/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आंसर होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/6, सॉरी π/3, तो 2π/3। तो ये पोलर फॉर्म है वो है 2π/3। तो ये है आपका पोलर फॉर्म और ये है आपका कार्टेशियन। सेकंड देखें, पोलर फॉर्म को अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो वो आसान है, पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो, पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारा पोलर फॉर्म है, देखो ये वाला पॉइंट है P, ये डिस्टेंस है हमारी R और ये वाली डिस्टेंस है हमारी। हमें क्या चाहिए, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो y कोऑर्डिनेट होगा, और ये वाली हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए जो x कोऑर्डिनेट। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं बेस निकालूंगा तो बेस होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा। तो x की वैल्यू क्या आएगी r cos थीटा और y की वैल्यू क्या आएगी r sin थीटा। यस या नो? राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या होता है हाइपोटेनियस, यहां हाइपोटेनियस r है इनटू cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेनियस इनटू sin थीटा। तो ये पॉइंट है P, इसको क्या लिख सकता हूं मैं r cos थीटा r sin थीटा। अगर आपको इल्यूर फॉर्मूला याद हो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस आयोटा साइन थीटा, यहां पे मैं r को मोड जेड लिख रहा था वहां पे। तो आई बात समझ में? तो अगर पोलर फॉर्म में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पॉइंट है 3, -π/4, तो कार्टेशियन में आप कैसे लिखोगे 3 cos -π/4, 3 sin -π/4। तो 3 cos -π/4, cos -π/4 1/√2 बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट, और 3 sin -π/4 3 इंटू -1/√2। तो हमारा पॉइंट आया 3/√2, -3/√2। दोनों से ही आप चेक कर लो, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, और -π/4 भी क्लॉकवाइज पहला क्वाड्रेंट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा पॉइंट और जो थीटा है वो सेम क्वाड्रेंट में लाई करनी चाहिए। तो पॉइंट से रिलेटेड हमने जो भी बेसिक बातें थी वो सारी आज कंप्लीट कर ली हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो और अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे से फिर से कांटेक्ट करें, फिर से हम बातें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।